प्यारे बच्चे, सुप्रभात। और इंग्लिश का वीडियो मेरा बहुत शॉर्ट था, कुछ ही उसमें से नंबर आपको मिले या मिलेंगे, लेकिन उसमें जो भी लड़का उसको ध्यान से अगर देखा होगा तो पासिंग नंबर तो किसी कीमत पे उसे आ जाएगा। आइए हम सामाजिक विषय पर चलते हैं। सामाजिक विषय में कुल 2 खंड पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, 2 खंड कल करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा जो कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। याद रखिएगा, रूसो जो था प्रकृति की ओर लौटो, उसका एक मोटो था, तो याद रखिएगा रूसो था। दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन जो है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। अगला क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मैजीनी था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आप कहेंगे फ्रांस में। सबसे पहले फ्रांस से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर अगला जो है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो आप कहेंगे ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। फिर अगला जो है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो इटली से। और 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? तो गणतंत्र की स्थापना हुई। याद रखिएगा, किसके? 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप किसका हुआ? तो गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग चल रहे हैं, तो कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो हम इसको जानेंगे ऑटो बिस्मार्क का। ऑटो बिस्मार्क का। फिर अगला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में देखिएगा, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला कौन थी? तो ऑटो पीटर्स थी। ऑटो पीटर्स जो महिला का आवाज़ उठाने में, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मांगने में विशेष योगदान दी थी। कौन थी? ऑटो पीटर्स। अगला क्वेश्चन जो है, ऑटोवान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसके दो कारण बताइए। तो यह जो है कूटनीति और ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक घटक एकीकरण के लिए यह शक्ति मजबूत किया, इसलिए इसको जो है क्या जर्मनी का एकीकरण का जनक माना जाता है। अगला जो है, जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ? इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो प्रभाव पड़ा तो यह था, पहला जो छात्र था मध्यम वर्ग क्या हो गए? सक्रिय हो गए। छात्र और मध्यम वर्ग क्या हो गए? सक्रिय हो गए। दूसरा जो था, अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से क्या हुए? प्रभावित हो गए। बस 2 इसको देख लीजिएगा, इसको भी आगे बढ़िए। फिर अगला जो है, वियना संधि, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वियना संधि क्या थी? इस संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसको जरूर देख लीजिएगा, वियना संधि। फिर अगला क्वेश्चन जो है, ये जो है टिप्पणी लिखना है, जिसमें ज्यूसेप्पे मेस्सिनी और काउंट फैमिली दे काबूर और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो महिलाओं की भूमिका क्या थी उसमें महिलाओं को कुचला और दबाया गया था, तो महिलाएं उसमें सक्रिय रूप से आगे बढ़ीं और अपना अधिकार और समानता स्वतंत्रता मांगने के लिए जब आगे बढ़ी, तो उसमें उन सबों को ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें जो है जब मतदान हो रहा था तो बगल में खड़ा होने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था। और इसके बारे में काउंट फैमिली दे काबूर, इसको देख लीजिएगा, ज्यूसेप्पे मेस्सिनी को देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करिए। जर्मन एकीकरण और इटली एकीकरण,
दोनों देख लीजिएगा, दोनों में से एक ना एक तो नेसेसरी है, कोई ना कोई आइए करेगा। अगला क्वेश्चन जो है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया है? तो नेपोलियन जानते ही हैं ये कि नेपोलियन कौन था, और नेपोलियन ने जो है अनेक सुधार किए उस समय। सुधार कौन कौन सा किया था? उच्च व निम्न वर्ग के अंतर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। उसके यह सोच था कि न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। दूसरा यह किया था, सामाजिक व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। उसमें सबको एक समानता का में ला करके खड़ा कर दिया था। अगला क्या था? श्रेणी संघों के नियंत्रण की समाप्ति कर दी थी। आर्थिक सुधार करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी थी। ये इसके थे। अगला आइए, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट में रखिएगा। यह जो है 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। दोनों 1919 से है, लेकिन उसमें 13 अप्रैल डेट देख लीजिएगा। फिर अगला जो है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। अगला जो है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। फिर अगला जो है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ। अगला जो है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। उस समय जो है, यह किसी को अगर जेल में कोई बंद है तो उसको बेल करने का आदेश उसमें गवर्नमेंट जारी नहीं करती थी, और जितने भी उस समय हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको जेल में रख दिया गया था। उन्हें बाहर आने के लिए कोई भी इजाज़त नहीं थी। उसके खिलाफ में जो है ये आवाज़ उठाई गई थी, और रोलेट एक्ट उसको क्या कर रहा था? दबा रहा था। लेकिन नहीं, प्रशासन व्यवस्था जो चाहेगी वो करेगी, इन्हें बेल नहीं मिलेगी, यानी उनको जमानत नहीं मिलेगी, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। अगला जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? तो चंपारण में चलाया। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यह मैप में भी देख लीजिएगा, मैप में जब ऐसे आएगा ना तो इस साइड में चंपारण में पड़ेगा, बिहार में ऐसे जो है यहाँ पे जब नक्शा बनेगा तो उसमें। फिर अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय नाम से देखिए, सविनय, विनय के साथ अवज्ञा, विनय के साथ हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। यह जो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। कितने में चलाया था? तो 1930 में चलाया था। अगला जो है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है सन 1916 और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रह के बारे में बताइए। दो मुख्य सत्याग्रह कौन थे? तो एक चंपारण था, और एक जो था दूसरा खेड़ा सत्याग्रह था। एक चंपारण सत्याग्रह था और एक खेड़ा सत्याग्रह था। चंपारण में क्या था? चंपारण में किसान जो है नील की खेती करते थे। नील की खेती जब करते थे तो वहाँ जो उस समय की शासन व्यवस्था अंग्रेजों की थी, वे अपने मुँह मांगे जो अपने दाम चाहते थे उस दाम पे उसको खरीदते थे, और किसानों को उससे ज़्यादा दाम नहीं दिया जाता था। तो वे आर्थिक स्तर से क्या होते, कुचल दिया जा रहा था, वे कमज़ोर होते जा रहे थे। तो इस जब वहाँ से अफ्रीका से ये लौटे तो गांधी जी को वे सब ऑफर दिए कि आप हमारे यहाँ आइए, और वहाँ जब ये पहुँचे तो उसमें अंग्रेज उनका बहुत ज़ोरदार खिलाफत भी किए। और दूसरा जो है, खेड़ा जो है, खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों को लेकर के चला गया था। तो ये कहाँ से चला था? तो ये महाराष्ट्र से चला गया था, महाराष्ट्र में चला गया था। यहाँ क्या था? यहाँ भी किसानों को दबाया गया था। तो दो ये आंदोलन हो गए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। अगला जो है, अगला क्वेश्चन, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट क्या है? इनलैंड इमाइग्रेशन मानो बिना मालिक की अनुमति से आप बागान से बाहर नहीं जा सकते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बिना मालिक की इजाज़त से, बिना मालिक की अनुमति के
बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, उसी को क्या कहते हैं, इनलैंड इमाइग्रेशन। किसको नहीं थी अनुमति? मजदूरों को। मजदूरों को अपने नियोक्ता मानो अपने मालिक से बिना पूछे जो बागान में काम कर रहे थे उस बागान से बाहर नहीं जाना था। अगला जो है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया? तो आप जानते हैं ये गुलामी से मुक्त कराने के लिए चलाया। अगला जो है, गांधी जी ने भारत द्वैध शासन का क्या अर्थ है? द्वैध शासन का मतलब ये हुआ जे कि जहाँ दो शक्तियाँ द्वारा शासन चलाया जाता हो, जहाँ दो शक्तियों द्वारा शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग याद रखिएगा। तो ऑफिस जो भी कर्मचारी हो, पिकेटिंग भी एक क्या है, एक जो है विरोध जताने का एक माध्यम है, विरोध जताने का। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई कर्मचारी ऑफिस में जा रहा है तो उसको बीच में ही रोक करके उसको ऑफिस में सारे काम को रोक दिया जाए, तो इसको क्या कहेंगे? पिकेटिंग कहेंगे। अगला जो है, अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड। काकोरी कांड में फांसी की सजा किन क्रांतियों को दी गई? तो काकोरी कांड में क्या किया गया था? ट्रेन को लूट लिया गया था और सरकारी खजाने को लूटने की वजह से उस समय अंग्रेज जो है, उस समय जो जो लोगों का उसमें नाम आया उसको फांसी की सजा सुनाई, जिसमें जो था रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अगला जो क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को एक काला कानून भी कहते हैं, याद रखिएगा। काला कानून से अगर क्वेश्चन देते, काला कानून किसे कहते हैं, तो आप जानिएगा रोलेट एक्ट बिल को ही क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। अगला जो है, जलियांवाला बाग में भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। ये जान ही रहे 1919 में जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? अमृतसर में। इसको भी नक्शा में देख लीजिएगा, अमृतसर, चंपारण, अमृतसर को भी देख लीजिएगा जहाँ जो है जलियांवाला कांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड को भी मैप में देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैप में भी देखते चलिएगा। 5 नंबर या 5 नंबर का लगभग मैप में भी आएगा, मैप में नक्शा में जो भरा जाता है वो आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था? यहाँ पर देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन जिसको हम कह रहे थे, रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का क्या करना था? दमन करना था। राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का प्रावधान था। इसका यह रोलेट एक्ट यह नियम बनाया था जो कि यह जो है यह लागू रहेगा। उसका विरोध किया गया जो कि नहीं, ऐसा यह नहीं हो सकता है जो कि बिना कुछ मुकदमा चलाए, बिना हमारी सज़ा को बताए, बिना मेरे गुनाह को बताए मुझे 2 साल तक जेल में रखा जाए। अगला क्वेश्चन जो है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? तो नमक सत्याग्रह 1930 में किया गया। इसमें 11 मांगे मांगी गई और 11 मांगे मांग करके जो है उसमें कुछ मांगे पूर्ण हुई, कुछ नहीं हुई। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जानते हैं जो कि जब चौरी चौरा में जेल के थाना के अंदर उसमें सैनिक सिपाहियों को क्या किया गया, एक में लगा कर आग लगा दिया गया, आग लगा करके उन्हें जो है चारों ओर घेर करके उन्हें जलाया गया। तो इससे क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने अपने इस आंदोलन को क्या, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला जो है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन करिए। तो नमक यात्रा में हमने बताया ही जो कि अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी थी और यह साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी, देखिएगा डांडी भी जो गुजरात में पड़ता है उसको देख लीजिएगा, डांडी भी मैप में देखिएगा, इसको भी आ सकता है। तो वहाँ जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी ने टोली में 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफ़र तय किया और इसमें जो है नमक यात्रा इसी को कहा जाता है। अगला जो है, बागान मजदूरों की असहयोग आंदोलन में भाग लेने के क्या कारण थे? मनो जो बागान मजदूर थे वह जो है असहयोग आंदोलन में क्यों भाग लिए? तो भाग काहे नहीं लेगा भैया? भाग इसलिए लेगा जो कि जब किसी को तकलीफ होगी और उस तकलीफ से उबारने की बात आएगी तो कोई ऐसा काम करेगा, श्योर है जो कि वह जो है अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए उत्साहित रहेगा और इस वजह से उसने जो है इस आंदोलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन जो है,
स्वराज पार्टी का गठन देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट में आइए फिर बंगाल विभाजन 1905 में क्या हुआ, हमारे देश का एक पार्ट था बंगाल और उसको 1905 में क्या हो गया, अलग कर दिया गया था। तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय आंदोलन क्यों वापस ले लिया। तो हमने बताया ही मजदूरों का हिंसक होना था, सरकारी सत्याग्रहियों पर हमले के कारण थे, राजनीतिक बंदियों को सहमत होने के कारण थे, यह जो था कारण था। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त, चंपारण सत्याग्रह मैंने बताया कि वहाँ पर नील की खेती होती थी, नील की खेती में जो एक वहाँ के किसान जो थे पूंजी लगा करके उत्पादन करते थे, और वहाँ जो अंग्रेज थे तो वो क्या करते थे, इसको जो है विवश करके अपने जितने मूल्य पर चाहते थे उतने मूल्य पर उसे खरीदते थे और उसको ले जा करके अपने हिसाब से बेचते थे। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताइए। तो क्या था, पहला सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन थे, राजनीतिक एकता थी और पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव था। अगला क्वेश्चन फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन करिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, तो कई कारण से सामाजिक था, आर्थिक था, राजनीतिक था। इसमें देख करके अपना हेडिंग बना करके लिख लीजिएगा। ब्रिटिश समाज था। दांडी मार्च का वर्णन देख लीजिएगा, टॉपिक में आएगा अगर आना रहेगा। चंपारण सत्याग्रह ही इम्पॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हमने बताया ही, चंपारण में बताया ही कि वहाँ पर क्या करते थे, चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक क्या करते, बहुत अत्याचार करते थे और उन्हें जो है अपने हिसाब से जो मन करता था उतना मूल्य पे उनके नील को खरीदते थे। खेड़ा में भी वही था, ये किसानों की दशा बहुत दयनीय थी और किसानों को भूमि पर क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता। तो कर मुक्ति के लिए है जो है खेड़ा, कर में टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स, भूमि के टैक्स से बचने के लिए वहाँ पर जो है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह चला गया था। अगला जो है क्वेश्चन फिर आइए, भारत में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भारत में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, तो इसके बारे में हमने बताया कि उसमें क्या था, क्रांतिकारियों को आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। गांधी जी देशवासियों को इसके विरोध में जो आह्वान किया और उसके विपक्ष में जो है यह हुआ। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, सत्याग्रह का विचार का मतलब हुआ कि सत्य से अपनी बातों को मनवाना, यही जो है सत्याग्रह है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है बिना सहयोग किए हम जो आंदोलन करते हैं, गवर्नमेंट की सारी गतिविधियों को हम करने से मना कर देते हैं, वो जो कहता है वो हम करने के लिए नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। यह जो है अगला जो है देखिएगा, फिर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का क्या योगदान रहा, तो इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का संगठन देखिएगा, WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय ही इसका गठन हुआ था। अगला है वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में पहुंची थी, क्या थी, चेचक, जो माता मैया हम लोग कहते हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी, तो जिनेवा में हुई थी। अगला जो है गैट की स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी। अगला जो है क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था वह कौन सा जगह था, तो कोलंबस कहाँ किसी खोज किया था, तो नई दुनिया किसको कहा जाता है, तो नई दुनिया आप जानते हैं अमेरिका को कहा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन जो है प्रथम विश्व युद्ध किन गुटों के मध्य हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किन गुटों के बीच में हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। सिर्फ 2 लोगों के बीच में यह जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है G77 देख लीजिएगा, G77 की स्थापना और उद्देश्य, G77 जरूर देख लीजिएगा। अगला जो है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919 तक, यह 4 साल चला था और ये 6 साल चला था, 1939 से 1945 तक,
39 से 45 और यह जो 14 से 19, तो यह जो है 14, 15, 16, यह 5 और ये 6, 14 से। तो अगला क्वेश्चन जो है विश्व की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या, आर्थिक मंदी, भारत की आर्थिक मंदी का, विश्व की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक मंदी जब होगी तो भाई सबकी अर्थव्यवस्थाएं जो है चरमरा जाएंगी, आदमी कमा नहीं पाएगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अगला जो है आयात शुल्क से क्या आयात है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, आयात होता है, निर्यात होता है। निर्यात का मतलब होता है जो सामान हम अपने यहाँ से दूसरी जगह भिजवाते हैं या जो सामान दूसरी जगह जाता है। आयात किसे कहते हैं, जो हम अपने देश में मंगाते हैं और जो भेजते हैं उसको निर्यात, और जो मंगाते हैं उसको जो भेजते हैं उसे निर्यात, और जिसे मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। तो याद रखिएगा, आयात उस पर एक शुल्क लगता है जिसे सीमा शुल्क कहा जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली, आयात माने मंगाने वाली वस्तुओं पर जो हम टैक्स देते हैं, जो शुल्क देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। अगला जो है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। देखिएगा दोनों नाम एक ही है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, दोनों नाम एक ही है। किसे कहते हैं, तो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है जो कि पूरे विश्व को एक ऐसे व्यवस्था में बांधा जाए जो कि जिससे सबकी अर्थव्यवस्था एक समान चल सके, अर्थव्यवस्था एक दूसरे से माध्यम से आर्थिक रूप से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कार्नला, कार्नला को देख लीजिएगा, कार्नला क्यों निरस्त किए गए, किन्हीं 3 कारण बताइए। कार्नला को देख लीजिएगा। फिर जो है समूह 77 मैंने बताया ही, समूह 77 को देख लीजिएगा। फिर अगला जो है वैश्वीकरण का अर्थ हमने बता ही दिया, वो प्रक्रिया जिसमें हम अपने निर्णयों को विश्व के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करके जो विश्व के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। इसको छोड़िए, उस पर आसानी से समझिएगा ये कि विश्व के बाजार को एक साथ बांधने की प्रक्रिया की जाती है, जहाँ पे सभी लोग एक समान होकर के एक सूत्र में बंध करके अपने सारे आदान प्रदान को करते रहते हैं, उसको विश्व एकीकरण या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट में देखिएगा, महामंदी के इम्पॉर्टेंट, महामंदी के क्या असर हैं, इसके प्रमुख 2 कारण, महामंदी क्यों होती है इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कार्नला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला क्या था, इसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें जो है सभी चीज़ों को पढ़ाना इतना आसान चीज़ नहीं है, अगर पढ़ाया जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला देख लीजिए, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ था। मैप में देखने का प्रयास कीजिएगा वह स्थान जहाँ कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगला जो है वह स्थान जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसको, फिर जो है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह खेड़ा, इसको देख लीजिएगा। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह देख लीजिएगा। चंपारण, डांडी, लाहौर और चौरी चौरा, इसको देखिएगा नक्शे में, इसको देख करके। फिर अगला जो है आइए भूगोल में कुछ होता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। और उत्खात भूमि किसे कहते हैं, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे उत्खात कहते हैं। अगला जो है जलोढ़ मृदा में की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें जो है कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। चादर अपरदन किसे कहते हैं, जो मिट्टी की सतह चादर के रूप में होती है उसका कटाव को हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। घुलकर जल के साथ जो बह जाता है, नीचे जमीन नीचे जो होते हैं पार्ट उसमें चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, चादर अपरदन।
चादर मतलब मिट्टी का एक तह जो होता है कट करके, और जो गड्ढे टाइप जगह होते हैं उस साइड में चला जाता है बह करके, उससे हम कहते हैं। अगला जो सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, तो सीढ़ीदार खेती जो है पहाड़ियों पर होती है। वहाँ क्यों होती है, तो पानी रुकता नहीं है, इसलिए उसे रोकने के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में भी इसका होता है। अगला जो है जैव अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर अगला जो है क्वेश्चन है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। फिर अगला जो है क्वेश्चन बांगर और खादर में 2 अंतर बताना है। बांगर और खादर में ये देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है मृदा अपरदन क्या है, तो बता ही दिया गया। मृदा अपरदन के कारण बताइए। भूक्षरण के लिए भूक्षरण मानो भू का जो क्षरण करने वाले जो कारण है उसको इसमें बताना है। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण, भूक्षरण मानो मिट्टी का क्या कारण है, क्षरण नष्ट कर रहे हैं। अगला मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 विधियां, तो वृक्षारोपण करेंगे और बांधों को लगाएंगे। फिर हमने कहा था ये कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास फूस भी लगना चाहिए, खुले चारागाह नहीं रखना चाहिए, ये सब। अगला जो है व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, जो संसाधन का स्वामित्व निजी किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहता है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है बांगर और खादर में अंतर देख लीजिएगा। लेटराइट और काली मिट्टी में अंतर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्राकृतिक संसाधन की 3 विशेषताएं। तो यह जो है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मैं बार बार कहा है कि प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति के रूप में से निःशुल्क मिलता है, उपहार के रूप में मिला है। दूसरा जो है यह क्या है, उपयोगी तकनीकी ज्ञान के द्वारा मानव के माध्यम से ही होता है। मानो वह अपने स्वतः अपना कोई क्रियाकलाप नहीं दिखा पाती है। फिर अगला क्वेश्चन जो है जैविक संसाधन अजैविक संसाधन। पर्वतीय मृदा मरुस्थली, पर्वतीय माने पर्वत की मिट्टी को पर्वतीय कहते हैं, और मरुस्थल का मतलब जहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं, जहाँ नमी की मात्रा कम पाई जाती है। अगला जो है जैव अजैव हो ही गया। भारत में इंपॉर्टेंट में देखिएगा, भारत में पाई जाने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख करिए। मृदाओं का, मृदा माने मिट्टी होती है, याद रखिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मरुस्थलीय और वन मृदा, लाल और लेटराइट। अगला जो है भूमि निम्नीकरण का अर्थ है, इसको भी देख लीजिएगा। मृदा अपरदन के क्या कारण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मृदा अपरदन के क्या कारण है। फिर अगला क्वेश्चन जो है उड़ीसा बिहार में जनजातियों के विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा होती है, तो यहाँ जो है आम और इमली की पूजा होती है। अगला जो क्वेश्चन दिया है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का मतलब कहाँ से, तो चिपको आंदोलन जो है ये भी जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड, चिपको आंदोलन जो कहाँ था, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में क्या था कि महिलाएं जो हैं उसमें जो ठेकेदार थे बड़े बड़े जंगलों को काटने वाले, वे सब जंगलों को काट रहे थे, तो सभी औरतें उसको पकड़ करके और घेर लेती थी, उसे काटने नहीं दे रही थी, तो उसको जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। हिमालय क्षेत्र में महिला मंडल दल द्वारा वृक्षों से लिपट कर उसकी रक्षा करना ही क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वन प्राणी कौन से विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसमें जंगली चीतीदार उल्लू हैं, पहाड़ी कोयल है, ये सब क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला जो है क्वेश्चन काला हिरण भी लुप्त के कगार पर है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन आ सकता है प्रजातियों को अपने निवास स्थान पर नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं, तो लुप्त प्रजातियां कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है, पारिस्थितिकी तंत्र को देखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, पेड़ पौधे जो भी होते हैं क्या हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, झाड़ियां हैं, घास हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं, इसको हम बना नहीं सकते हैं। प्राकृतिक और मानवीय में जो मनुष्य बनाता है उसे मानव जिसे भगवान ने बनाया है, जिन चीज़ों को उसको प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कह रहा है, वनस्पति माने पेड़ पौधे घास फूस जितने भी हैं। अगला वनों के निम्नीकरण के क्या कारण है, वनों के निम्नीकरण, निम्न माने मैंने बताया था कि उनका जो नुकसान किया जाए, उनकी कमी की जाए, तो उसको क्या कहते हैं, निम्नीकरण कहते हैं। तो आप जानते हैं कि निम्नीकरण का क्या कारण है, रेल लाइन बना, कृषि व्यवसाय वाणिज्य वानिकी सब कारण है। अगला क्वेश्चन जो है भारत सरकार और वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको देख लीजिएगा, 3 भाग में बांटा गया है। हिमालयन या यव के बारे में बताइए। यह यव क्या है, सदाबहार वृक्ष है, याद रखिएगा, जो औषध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यव जो है क्या है, सदाबहार वृक्ष है, जो किसी औषध के रूप में, दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जो है अगला संरक्षित
और आरक्षित इसको छोड़िए। जैव विविधता देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। फिर जो है वनों से हमें 2 तरह के लाभ होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष भी देखिएगा, अप्रत्यक्ष भी देखिएगा। प्रत्यक्ष लाभ उसे कहते हैं जो हम अपनी आँख से देख सकते हैं, उसे प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। हाँ, जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए देखिए वन से हमें लकड़ी मिलती है, तो वन से लकड़ी मिलती है तो हम देखते हैं, तो क्या है, प्रत्यक्ष है। लेकिन ऑक्सीजन हमें पौधों से मिलता है, वो हम देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। वन क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं, तो वर्षा किस तरह से कराते हैं, वाष्पोत्सर्जन करा करके कराते हैं, उसे हम देख पाते हैं, नहीं देख। तो वह क्या है, अप्रत्यक्ष है। और जो हमें दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है। जैसे वन से लकड़ियाँ, वन से फल मिलता है तो हमें दिखाई देता है, तो ये हमारे लाभ हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, इसको अपने हिसाब से सोच करके भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। अगला जो है अभयारण्य और उद्यान। अभयारण्य किसे कहते हैं, उद्यान किसे कहते हैं। छोटे मोटे बागीचों को क्या कहते हैं, उद्यान कहते हैं। अभयारण्य किसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं। और इसको अतिरिक्त भी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, उद्यान का कम होता है और अभयारण्य का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वनों से होने वाले लाभ लिख ही लेंगे, वन से क्या क्या लाभ हैं। अगला जो है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। अगला चैप्टर जल संसाधन के बारे में, तो इसमें इसको कह रहा है जी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हट गया है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में जो खास से चला रहे हैं। बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर चलती है, मेघालय में चलती है। बांस ट्रिप कहाँ चलती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे बहुउद्देशीय योजनाओं से है। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है। तो वर्षा के पानी की आवश्यकता जो है पूरा कर, वर्षा की कमी, जल की कमी को पूरा करने के लिए जो है इसको वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। भाखड़ा नगर बांध है। भाखड़ा नगर बांध किस जलाशय पर बना है, तो गोविंद सागर पर बांधा गया है। अगला जो है सतलज, भाखड़ा नगर किस नदी पर है, तो सतलज नदी पे है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए अपनाए गए किन्हीं 6 उपाय बताइए। जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए उपाय जो है उसको लिखिए। भूमिगत जल और धरातली, भूमिगत मन भूमि के नीचे वाला जल और धरातल में धरातल के ऊपर वाला जल, दोनों में क्या अंतर है इसको लिखिएगा। फिर अगला जो है जल दुर्बलता क्या है, इसको देख लीजिएगा, यह आने वाला नहीं है, इन चैप्टर से मुश्किल है, लेकिन फिर आ ही जाए, क्योंकि उसमें हम लोग सोचे थे कि यह क्वेश्चन उठाएगा नहीं, वो क्वेश्चन उठा दिया था। तो ऐसे भी हो जा रहा है, जिसको हम सोच नहीं रहे वो क्वेश्चन भी उठा दिया जा रहा है, जैसे विज्ञान में। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। बांस टिप सिंचाई प्रणाली पर प्रकाश डालिए, तो हमने बताया जी कि कहाँ, मेघालय में इससे होता है। अगला क्वेश्चन, फिर आइए, फसल जो होती है 3 तरह की होती है, रबी, जाय और खरीफ। तो इसको याद रखिएगा, रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे। खरीफ की फसल याद रखिएगा जून में जो बोए जाते हैं, और 4 महीना 4 महीना जोड़ लीजिएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में। फिर अक्टूबर में कटाई होने के बाद नवंबर में फिर हमारे गेहूँ चालू हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर से। तो फिर उधर गेहूँ वाले फसल में जो भी बोई जाती हैं वह क्या है, रबी है या खरीफ है। जायद की फसल का मतलब ये होता है कि जिससे हम तुरंत बेचते हैं, जैसे खीरा उरा जो होता है मक्का उक्का होता है, इसको हम बेचते हैं तुरंत, हमको नगद पैसे मिल जाते हैं, तो इसको जायद फसल कहते हैं। तो फिर इसको देख लीजिएगा। फिर रेशेदार, सुनहला रेशा किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। काली मिट्टी कहाँ, काली मिट्टी में क्या होता है, तो कपास होता है। अगला जो है, सर्वाधिक चाय कहाँ उत्पन्न होता है, तो असम में होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, स्थानांतरित खेती के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसल। स्थानांतरित खेती माने एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरे के बाद फिर उसके बाद फसल। तो यह किस में होता है, कृषि जो सब्जी बोते हैं ना, वो लोग करते हैं। तुरंत एक फसल कभी खाली होती है, एक फसल लगा देते हैं, एक फसल खाली होती है, एक फसल लगा देते हैं, और उसको बेचते रहते हैं, एक साइड में कटता रहता है, एक साइड में बोते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं। अगला जो है, भारत के 3 फसल ऋतुओं का नाम, तो रबी, खरीफ और जायद हमने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन जो है, तिलहन किसे कहते हैं, जाने जिससे तेल मिलते हैं उसे तिलहन, जिससे दाल मिलती है उसे दलहन। यह सोच लिए भूदान आंदोलन, इसको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। भूदान आंदोलन किसे कहते हैं, भूदान मानो जमीन का दान देने का आंदोलन को भूदान आंदोलन कहते हैं। इसको जो है किसने चलाया था, विनोबा भावे ने चलाया था। वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि जितने अमीर लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को, बड़े बड़े जिनके खेत हैं वह कुछ गरीबों को भी बांट दें, इसी को भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारत का अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं, क्या है कि वहाँ जूट ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ जूट पाया जाएगा तो वहाँ जूट मिल रहबे करेंगी, इसमें शक है का, नहीं, कोई शक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक, तो चावल को
उत्पादन करना है तो क्या चाहिए, बारिश भाई रहना चाहिए, वहाँ की नमी स्थिति ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊपन होना चाहिए, ये इसका है। अगला क्वेश्चन जो है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब जो कि जहाँ पे जीवों की विविधता पाई जाती है। जब विविधता नहीं पाई जाएगी तो एक सूत्र बन ही नहीं पाएगा। जब भी मान लीजिए कि जैव जीवों की विविधता नहीं पाई जाएगी तो वह एक दूसरे पर सभी लोग क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, और आश्रित होने के लिए जैव विविधता होना अनिवार्य है। अगला जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो कि जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय मतलब जिससे पुनः हम प्राप्त नहीं कर, जैसे कोयला मान लीजिए ले लीजिए, कोयला या मिट्टी का तेल या डीजल यह जो हम खत्म कर दे रहे हैं, फिर हम इसको पैदा नहीं कर पाएंगे, वह उतनी ही मात्रा में है, उसका उपयोग करने के बाद तो फिर, लेकिन मान लीजिए कि जो सूर्य से हमें ऊष्मा मिल रही है, यह आज खत्म हो जाएगी, फिर कल उतना धूप हो जाएगा, फिर परसों भी हो जाएगा। तो यह नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको याद रखिएगा। जो कि कोयला क्या है, तो कोयला जो है कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है नवीकरणीय, चलिए हो गया। झरिया किस लिए है, तो गाना आप लोग सुने हैं, झरिया गई ना कहीं क्या हुआ, ये जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो सौर ऊर्जा है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधक कारखाना है मुंबई हाई। कहते हैं लोग मुंबई हाई गए हैं, तो मुंबई हाई में क्या है, तेल शोधक कारखाना है। झारखंड का कोडरमा अगरडी उत्पादन क्या है, तो अभ्रक का। खनिज ईंधन से क्या, जो जमीन से ईंधन निकाले जाते हैं उन्हें खनिज ईंधन कहते हैं। उसके बाद जो है प्लेसर निक्षेप से क्या तात्पर्य है। उसके बाद अगला बायोगैस किसे कहते हैं, तो जो बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस उसे कहते हैं जो सड़े गले या मलमूत्र से जो प्राप्त होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और आगे जो है इसमें जो भारत पेट्रोलियम के यहाँ भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट यह है, लेकिन इस चैप्टर को कह रहा है कि हम उसमें सिलेबस से निकाला हुआ है, लेकिन फिर हाल देख लीजिए भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, क्योंकि भाई उज्ज्वल इसलिए रहेगा जी कि सौर ऊर्जा से भाई प्रदूषण हुई भी नहीं करेगा। जब धुआं बनने प्रदूषण नहीं होगा, उससे मान लीजिए कि उससे ताप भी ज़्यादा मिलता है, तो वह उज्ज्वल तो रहबे करेगा। आगे जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, मन पुराने तरीका के जो स्रोत हैं उसको बताना है, और नवागत जो है उसको देख लीजिएगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत में जान ही रहे हैं कि क्या क्या है सब। फिर अगला जो है प्राकृतिक गैस, बायोगैस हमने बता ही दिया। प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से पहले मिली है, बायोगैस का मतलब जो इस सड़े गले से बन रहा है, इसको बायोगैस। ऊर्जा के गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा है, देखिए इसमें दिया है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और जियोथर्मल ऊर्जा, ये क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला जो है क्वेश्चन आ गया, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, तो बता ही दिया गया। फिर यातायात का सबसे महंगा साधन कौन है, तो याद रखिएगा वायुयान वाला जो है साधन बहुत महंगा है। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। हाँ, दो राज्यों के तो अंतर्राज्य व्यापार कहते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। अगला जो है एसटीडी किसे कहते हैं, तो यह जो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है, एसटीडी का फुल फॉर्म। शेषासुरी कौन सा रोड बनवाया था, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 बनवाया था। अगला जो है देश का पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है, तो चेन्नई है। अगला भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो यह बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पे पानी वाली जहाजें यहाँ रुकती हैं ना, उसका जो स्टेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। वो 12 हैं, कितने हैं, तो 12 हैं। अगला जो है क्वेश्चन है कितने देश के साथ भारत का वायुसेना अनुबंध है, तो 60 देशों के साथ है। हमारा सबसे बड़ा पतन कौन सा है, तो बम्बई है। देश के सबसे पूर्वी छोर पर पतन जो है उसको क्या कहते हैं, नूरीकोरन कहते हैं। पूर्वी तट पर प्रमुख कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है, तो चेन्नई है। अगला क्वेश्चन नदी परिवहन और सड़क परिवहन। नदी परिवहन को नदी के रास्ते जो यात्रा की जाती है उसे नदी परिवहन कहते हैं, और सड़क के रास्ते सड़क जान ही रहे हैं, उस परिवहन जो किया जाता है सड़क परिवहन कहते हैं। आयात और निर्यात के बारे में बता ही दिया जा रहा है, जो सामान हम मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं, जो सामान हम दूसरे देश में भेजते हैं उसे निर्यात कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पाइपलाइन के महत्व को बताना है, इसको देख लीजिएगा। भारत में जनसंचार के माध्यम से रेडियो और टेलीविजन को देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला जो है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये थोड़ा इस छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा।
संचार के साधन को देख लीजिए। आधुनिक समय में संचार के साधन का महत्व, संचार अगर नहीं रहे तो भैया सारे काम रुक जाएंगे। संचार नहीं रहता तो हम आपसे यह क्वेश्चन नहीं बता पाते। तो संचार की भूमिका बहुत ज़्यादा है, इसको देख लीजिएगा। वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी क्यों है? क्योंकि कम समय में भाई आदमी पहुँच जाता है, यह इसलिए उपयोगी है। इसमें जो है कम समय लगते हैं, पृथ्वी पर होने वाले अवरोधों से सामना नहीं करना पड़ता है। अकाल